अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मरागेश वशी सो मन महलका बलोच दिल जुलांग की अंजी शुमारा सजीना वशत करना उम्मीद करना कि केश में सोई बिंदा चवशियन चिविता और दुआ करना अल्लाह पाक हमेशा 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 में सोई बिंदा आता चा वशियन चिविका गुली शाहरुख खान चुके गुज गया कि जमवरा और मौसमी और मौसमी तुका बाज़ बेहतरीन अल्लाह पाक की रहमत में सर रह चुकी भले 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 कराची शहर तुका एच ख़ास सहूलियात नहीं सी बेशक और मौसम अल्लाह पाक की रहमत है और रहमत जो थी सज्जी माहौल आ रहा सज्जी गर्द गुबार आ रहा सज्जी पोल्यूशन आ रहा बिल्कुल साफ़ सुथरा का फिल्टर का ही में माहौल आ रहा और जो मौसम ही ख़ास कर कसान में बीती हुई अगर बाज़ गर्म पाक में आया जिसमें तो कोई मतलब ची भी गुरा और सर मर्द मल्लमा जान बुशूदी भले 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 चाहिए कि मैक्रे का सहूलियात न सी इलेक्ट्रिसिटी जो सी बदबख्ती का बंद न बे गया और मौसमा वती जाना बच्चा ने खास कर खम्बा और ये जो दरवाज़ा या आसने दरवाज़े के 10 मजने था ताकि जाने हिफाजत भी अच्छा जाने हिफाजत गप्पा करनी तो मर्ची बांधा मबाजी बीमारी यानी आमाची और ख़ास कर मैं कोशिश तमी करनी होती अंचे माहिर अमराज बियारी की शुमारा शर्री से सरपदी विद्या की शुमारा चे कनगी खासकर माउथी बीमारियां ना शुरुआंची जब आईनी जड़न चैना मजबूती चिक्का नगरी गुरमा आस्ते 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 ग्रोथ करना में जिसमें तुका और पदमांची स्टेज अब पुजे के आईनी बीमारी आईनी इलाज जो से नामुमकिन भी तो ख़ासकर मर्ची बंदा जिगर और मैदा बाज़ बीमारी यानी शिकायत बैगी मर्दमाना खासकर पीलिया हेपेटाइटिस जो अस्थि जिगराना गिर गई और इशंची अभी जिगरन तो का आप जमा बैगी मैदे बीमारी हर चीज़ में मर्द तेजाबियत जलन और वर्गे रंदानी इशिए मोलो मुराद चाहिए मकसद चाहिए और ख़ास कर चाहिए इलाज चाहिए या शर चाहिए चूमा बचत करने और मर्ची ए टॉपिक का सर हाला में मगब करने के साथ का डॉक्टर आयशा अस्सलाम वालेकुम वेलकम करती हूँ आयशा। अच्छा मैं आपको आयशा बोलूँ डॉक्टर आयशा बोलूँ? अच्छा डॉक्टर आयशा जो अस्ती कंसल्टेंट गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट यानी कि माहिर अमराज मैदाई और हेपेटोलॉजिस्ट मतलब माहिर अमराज जिगर और मैदाई बीमारी यानी माहिरी और मच्छी मारर लाती अवेयरनेस दाँ लातीन सरपदी दाँ कि मारर ची कनक लुटी और मच्छी बीमारी यानी आमाच और चून खासकर मजिगरी बीमारी आमाच भी। सबसे पहले तो आपके बारे में तफसील से आप ज़रा बताएं हमें कि आप क्या करती हैं, आपकी रूटीन कैसी है और मेडिकल फील्ड में ख़ास कर ये जो इस मतलब जिगर और मैदे की स्पेशलिस्ट आप कैसे बने? जैसे आपको पता है मेरा नाम डॉक्टर आयशा है, मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। आजकल मैं एज ए कंसल्टेंट अपनी खदमात जो है वो मुर्शिद हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेंटर में अंजाम दे रही हूँ। जो है अमराज और जिगर और मैदा जो है हमारे यहाँ बहुत आम बीमारियाँ होती हैं, तो उस वजह से एक पहले से ही एक इंटरेस्ट था कि मैदा जिगर मतलब अट्रैक्ट करता था वो टॉपिक बिल्कुल ज़्यादा। तो आप उसी फील्ड में करें स्पेशलाइज या आगे बढ़ें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप उसको आगे फॉलो कर नहीं सकते, ये चीज़ होती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह से ऐसे डॉक्टर ऐसे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं कि बाहर मुल्कों से लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं। ख़ास मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो वो सब यूएई में रहते हैं, या अगर मैं बाहर मुल्कों की या यूरोप की भी बात करूँ तो वहाँ से ख़ास कर पाकिस्तानी डॉक्टरों को अप्रोच किया जाता है इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से क्या माजरा है मैं अक्सर ये नहीं जानती, क्योंकि दवाइयाँ हमें बाहर की चाहिए लेकिन डॉक्टर हमें पाकिस्तानी चाहिए, तो ये क्या माजरा है? एक्चुअली जो लोकेशन वाइज होती है या हमारे जेनेटिक चीज़ें होती हैं वो कुछ जगहों पे कॉमन ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हमारे यहाँ हेपेटाइटिस ट्यूबरक्लोसिस ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, लेकिन जब आप वेस्ट की तरफ जाते हैं उधर दूसरी डिजीज़ कॉमन होती हैं ज़्यादा। तो जो हम जिन डिजीज़ को देख रहे होते हैं उन्हीं को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो हम उसमें जो है वो आप कह लें एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है, माहिर हो जाते हैं। तो हमें हर तरह की वो कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ का भी पता होता है कि हाँ, तो हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स उसी डिज़ीज़ के आ रहे होते हैं। अगर वेस्ट में जाते हैं वहाँ पर टीबी है नहीं, अब वहाँ पे टीबी की तरह की चीज़ों के लिए अगर टीबी का इलाज के लिए जाएंगे तो फिर उनके लिए थोड़ा सा मसला हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब हमारे यहाँ बहुत कॉमन है तो हम एवरी अदर डे वो मैनेज कर रहे होते हैं। हमारे डॉक्टर जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली। हाँ, वो इसलिए कि जो आपका जो एरिया है या जो
जैसे जो एरिया में जो चीज़ें कॉमन हैं वो चीज़ें हम उनको ट्रीट करने में हम वो करते हैं, माहिर हो जाते अच्छा, हैं। एक बार मैंने वाकई में एक चैनल डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उस डॉक्यूमेंट्री में जो है मलेरिया, जो हमारी आम बीमारी, मतलब मलेरिया हम तो उसको ऐसे लेते हैं जैसे बुखार है, तो उसमें तो बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, और उस डॉक्यूमेंट्री में जो जिनको मलेरिया की बीमारी थी वो तो बिल्कुल निढाल औरत थी। तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ मलेरिया एक आम बुखार है, हम तो बच्चों को भी अगर मलेरिया हो जाए तो उसको आम तरीके से ट्रीट करते हैं। अच्छा डॉक्टर, मैं डॉक्टर इसलिए ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं आपके पास बैठ के अपना इलाज करवा रही हूँ आप मेरी दोस्तों की तरह, मेरी बहनों की तरह हैं। अच्छा, अमराज जिगर का अगर नाम लें तो कॉमन बीमारी जो जिगर में है वो क्या है? हेपेटाइटिस है, इसके अलावा आजकल जो रेड बीमारियां जो देखिए बहुत सारी हैं, लेकिन देखें जो हमारे यहाँ, जो हमारे कंट्री में जो सबसे कॉमन है वो एक तो है हेपेटाइटिस बी और सी, ठीक है, बी और सी, काला पीलिया। पेशेंट हमारे पास जो मरीज़ आता है वो आता है कि जिगर के अफ़ाल ख़राब हो रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसमें हमारा एक एंजाइम होता है ALT वो बढ़ा हुआ होता है। अब वो मोस्टली जो हमारे यहाँ जहन में सबसे पहले आ रहा होता है कि हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करा के देखा जाए कि कहीं वो तो नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट्स को पता नहीं होता, वो सालों चल रहा होता है और फिर वो उनकी कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास आते हैं, जिसमें होता है खून की उल्टी हो गई है, या काले पखाने हो गए हैं, पेशेंट का नूदगी में आ रहा है, या पेट में पानी आ गया है, मतलब उसके लिए लास्ट स्टेज पे आती जी बिल्कुल। तो उसमें फिर हमारे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस इतना कोई ख़ास नहीं होते क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। तो उसमें जो भी इलाज होता है वो सिम्टोमेटिक होता है। फिर अगर आप कहें कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, तो उसमें फिर ये होता है कि जिगर ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ठीक है। तो दैट इज़ द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शुरू हो गया है। पहले वो काफ़ी कि जिगर ट्रांसप्लांट के लिए तो खासकर इंडिया जाना पड़ता है, या हाँ पहले इंडिया जाना पड़ता था, अभी ये है कि अभी हमारे यहाँ स्टार्ट हो गया है, हमारे यहाँ स्टार्ट। अच्छा, ये मतलब कामयाब ऑपरेशन है? जी जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है ना कि पेशेंट की एज हो, एज लिमिट है उसमें। उसके अलावा ये है कि पेशेंट का फंक्शनल स्टेटस क्या है। अगर एल्डरली कोई पेशेंट है, चलना फिरना इतना कोई ज़्यादा नहीं है, तो ट्रांसप्लांट करके भी इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल। तो वो, और फिर ये है कि जिगर का कैंसर तो नहीं है, बीमारी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी तो नहीं जो है, आपका जिस्म एक्सेप्टेबल हाँ, है या नहीं है इस ऑपरेशन और के लिए। फिर वो जो लोग ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, जो सर्जन हैं, वो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कैंडिडेट है या नहीं है, या उसकी बीमारी इस स्टेज पे है जिस पे ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं। अगर वो उस स्टेज को भी क्रॉस कर चुकी है तो फिर उस पर ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे। ये आपने अच्छी न्यूज़ बताई हमें कि पाकिस्तान में जो है इसका ऑपरेशन अब अवेलेबल है, क्योंकि पहले नहीं था, लोगों को हिंदुस्तान या इंडिया जाना पड़ता था, और वहाँ का एक तो वीज़ा बहुत मुश्किल है हमारे लिए, ख़ासकर जी इख्तलाफात हमारे चलते रहते हैं, भाई बहन हैं हम सारे। तो अगर मैं कहूँ हेपेटाइटिस A, C और B, तो क्या हेपेटाइटिस C तो क्यूरेबल है? जी लेकिन क्या B भी क्यूरेबल है? देखिए B का ये है कि उसकी ट्रीटमेंट के क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ टेस्ट कराने होते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस C का अगर PCR पॉजिटिव आ गया है तो हम उसमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। पहले ये था कि इंजेक्शंस लगते थे 6 मंथ्स के, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। अच्छा। अब ये है कि नॉवल ट्रीटमेंट आ गया है, दवाइयों से इलाज हो रहा है, गोलियाँ खानी होती हैं 1 या 2 डिपेंडिंग ऑन कि आपका जिगर की स्टेज क्या है, और वो 3 या 6 महीने लेनी होती हैं, और उसमें जो है 95 to 99% वायरस क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात है कि अब गोलियों से इलाज हो रहा है, उसकी गोलियों के इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं, और C जो है वो ट्रीटेबल है। B भी ट्रीटेबल है, उसकी लाइफ लॉन्ग चलती है, क्योंकि उसमें जो है B की फेजेस अलग अलग हैं। अच्छा, ठीक है। तो उसमें कुछ टेस्ट इनिशियली कराने होते हैं। अगर पेशेंट जो है उन क्राइटेरियाज को मीट कर रहा होता है तो फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और अगर वो नहीं कर रहा होता तो फिर हमें मॉनिटरिंग करनी होती है। अच्छा, अब मॉनिटरिंग में ये होता है कि एवरी 6 मंथली आपको टेस्ट कराने होते हैं। अब पेशेंट के लिए वो 6 मंथली जो फॉलोअप है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, तो वो इसीलिए जो है वो बहुत सारे लॉस टू फॉलोअप हो जाते हैं। फिर हमारे पास ये भी है कि लिटरेसी, पॉवर्टी, ये रेट बहुत ज़्यादा अब है, जिसकी वजह से हम अगर समझाना भी चाहें तो वो थोड़ा जो है कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। आप यकीन करें, मैं बोलना नहीं चाह रही, लेकिन हमारी सदारत जो है
वो जिनको हम टैक्स पे करते हैं, जिनको हम दे रहे होते हैं, और वो हमें एक सहूलियात भी अगर मुहैया कर दे, एक सहूलियात भी, तो हम शान से कहेंगे भाई हमारे मुल्क में ये सहूलत हाँ, है। और बी का ये है कि बी की वैक्सीन अवेलेबल है कि अच्छा। अगर आप टेस्ट कराएं, बी नेगेटिव आ रहा है तो आप वैक्सीन मतलब मेरे ख्याल से काफ़ी सी अरसे की से, वैक्सीन हाँ, नहीं है, नहीं बी है। की वैक्सीन है। तो बी लेकिन ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है अच्छा। इस बारे में कि हर जो भी हमारे जो सब लोग हैं, जो मास्टर्स हैं, उनको अपना हेपेटाइटिस बी और सी करवाना चाहिए। बी नेगेटिव आता है तो उसकी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर बी पॉजिटिव है तो उसको चाहिए कि वो अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स की स्क्रीनिंग करवाए, और अगर वो नेगेटिव आता है तो वो उसको भी वैक्सीन लगवाएं। अच्छा, अक्सर हम बच्चों को भी हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन लगवाते हैं, खासकर हेपेटाइटिस बी की। हाँ, और अगर मतलब बी अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या हमें उसके बाद वैक्सीनेशन काम नहीं, उसके करेगी? बाद वैक्सीन काम नहीं। नहीं करती। अब तो ये है कि जो हेप बी की वैक्सीन है, ये जो ईपीआई प्रोग्राम है उसमें भी उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया, वो अच्छी बात है कि बच्चों में अब जो जनरेशन आ रही है उसको पहले से ही इम्यूनाइजेशन की जा रही है। लेकिन जो जिनको नहीं हुई है उनको करने की तो ज़रूरत है ऑब्वियसली। अक्सर लोग कहते हैं कि हेपेटाइटिस की जो बीमारी है वो मतलब वायरल है, वो फैल सकती है, मतलब एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है। तो क्या ये सच है कि इस बीमारी को हम ऐसे लें? अक्सर मैंने सुना है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी माँ को भी हेपेटाइटिस की बीमारी थी, लेकिन हम लोग एक ही गिलास में पानी पीते थे। हाँ, और उनको हेपेटाइटिस बी की बीमारी थी। ये जो बी और सी है, ये जो मोस्टली जो ट्रांसमिट होता है या फैलता है एक से दूसरे को, ये खाने पीने से नहीं होता है। ये चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है? खाने पीने से नहीं फैलता है, ये होता है कि आपके ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे एक खून से दूसरे खून से जाता है, ठीक है? अगर पेशेंट को है बी है तो उसको अपने नेल कटर्स, कोम, टूथब्रश, ये सारी चीज़ें अलग अलग रखनी है, क्योंकि कहीं से भी अगर फ़ोन के साथ वो कंटामिनेशन हो जाती है और फिर वो दूसरा बंदा यूज़ करता है तो वो उसके कट से या किसी और चीज़ से उसमें ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये मोस्टली ब्लड बॉन्ड। दूसरा होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, कि हस्बैंड टू वाइफ, तो उसमें जो है आप, या वाइफ टू हस्बैंड, तो उसमें आपको थोड़ा कॉशियस होना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स हैं। जी। तीसरी चीज़ ये होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं होता ट्रांसमिट, तो ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, ठीक है? लेकिन ये होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होती है, बी की ज़्यादा होती है, सी की कम होती है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है ख़ासकर बच्चों के लिए। लेकिन हमारे अक्सर लोग जो है इस बात को डर जाते हैं, पता नहीं क्या खौफ तारी है सब में। मैं खुद अपनी बच्ची को वैक्सीनेशन करवाती हूँ और यहीं गवर्नमेंट इदारों से ही करवाती हूँ। और ख़ासकर हमें इस चीज़ को, बच्चों को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहिए, ख़ासकर अगर एक चीज़ प्रोवाइड है तो उसको हम वो हेल्प हम ले सकें। और ये अच्छी बात होती है कि आप अपनी जान की हिफाजत करें। अच्छा, मैं अगर बिगनिंग सिम्टम्स की बात करूँ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे हेपेटाइटिस की बीमारी है, और मुझे अगर मतलब बुखार की वजह से, किस वजह से, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे? देखिए, कुछ लोगों को होता है कि उनको जनरलाइज वीकनेस, मतलब कमज़ोरी सी महसूस हो रही होती है, ठीक है? नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, इसमें कोई ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते। लेकिन अगर ये है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, या आपका जिगर का कैंसर किसी को हुआ हुआ है फैमिली में, या हेपेटाइटिस की हिस्ट्री रही है, या किसी की डेथ हुई है CLD की वजह से, तो ये स्ट्रॉन्ग जो है वो इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है? फिर अगर कोई अल्ट्रासाउंड कराया है किसी ने, मोस्टली इंसिडेंटली ज़्यादातर डिटेक्ट होते हैं आजकल जो भी, ठीक है? अल्ट्रासाउंड कराना था किसी और चीज़ के लिए, उसमें जिगर पे तब्दीली आ गई है, तो फिर हमें आगे प्रोसीड करना होता है। लेकिन वो ये तो थोड़ी एडवांस हो जाती है। लेकिन ये है कि हर पेशेंट को कभी ना कभी अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करानी चाहिए, ताकि अगर कभी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ हुआ है, या कोई ऐसा कोई इवेंट हुआ है जैसे डायलिसिस वगैरह, तो ये सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं कि ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ कोई इनकाउंटर हुआ है, या सर्जरी हुई है, कोई डेंटल प्रोसीजर कराया है, तो इनके बाद जो है आपने कराना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज थे या नहीं थे।
अगर वो किसी हैवी के पेशेंट में यूज़ खासकर हमारे मर्द हजरात जो हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, बिल्कुल शेव जो बाहर से करवा रहे जी होते हैं, बिल्कुल, तो इन लोगों में जो है वो रिस्क ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। और मैं वैसे भी कहती हूँ कि इस माहौल में, खैर मैं खुद नहीं कराती, मैं खुद भी नहीं कराती हम सारे जो है थोड़े से सुस्त कौम है लेकिन ये है कि हमें इस माहौल में जहाँ पे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं और कोई हाइजीन चीज़ नहीं है हमारे इर्द गिर्द और हम खुद हाइजीनिक नहीं हैं, तो हमें कम से कम 6 महीने का टाइम पीरियड देना चाहिए अपने टेस्ट को, या हम अपना पूरा डायग्नोस टेस्ट कराना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। अब हम अगर जिगर में पानी चढ़ जाने की बात करें तो अक्सर ये होता है कि जो पानी चढ़ जाता है जिगर में या पेट में पानी, आप कह सकते हैं। मैं नहीं, वो नहीं, फेफड़े में होता है वो, सॉरी, जिगर पेट में में पानी हो जाता है। जिगर अगर ख़राब होने लगता है या सिकुड़ने लगता है तो उसमें पेट में पानी आने लगता है, ठीक है। अच्छा। तो पेट की सूजन होने लगती है, तो पेशेंट्स हमारे पास तरह आते हैं कि पेट फूल रहा है या पाँव पे सूजन आ रही है, स्टेज होता है ये तो स्टेज है कि एडवांस डिजीज़ हो गई है, इस बात है सिरोटिक हो गया लिवर, पोर्टल हाइपरटेंशन के साइन डेवलप होने लगे हैं, ठीक है। तो वो उसमें फिर यही होता है कि फिर आप देखते हैं कि क्यों हो रहा है ये डिस्टेंशन, क्यों हो रही है। फिर हमारे यहाँ जैसे बहुत कॉमन है हेपेटाइटिस बी और सी, तो हम सबसे पहले वो टेस्ट कराते हैं, फिर उसके बाद बाकी और जो लेस कॉमन जो बीमारियाँ फिर उनकी तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली फिर वो करा के करना पड़ता है। मतलब अगर पेट में पानी चढ़ जाए जिगर की वजह से तो वो पानी ख़तरनाक होता है। देखिए वो पानी आप कम कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते, बनने से नहीं रोक सकते, क्योंकि एक चीज़ जो वायरस ने डैमेज कर दी है जिगर को, तो वो दोबारा से नहीं, बिल्कुल वैसी हालत में नहीं आ सकता, ठीक है, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, तो वो इसलिए है कि हम उसको कम कर सकते हैं लेकिन बनने से नहीं रोक सकते। अच्छा, आप जाहिर बात है आपका एक एक्सपीरियंस है, टाइम एक्सपीरियंस है आपका, तो क्या आप क्या समझते हैं कि पहले, कुछ साल पहले और कुछ साल अभी, यानी कि कुछ साल बाद, कितना रेशो बढ़ गया है जिगर की बीमारी का? देखिए जिगर की बीमारी जो पुराना, अब ये है कि जो न्यूली डायग्नोस्ड हेपेटाइटिस सी हैं वो कम आ रहे हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट ले चुके हैं, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये कि जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ हैं, जिन्होंने कभी टेस्ट नहीं कराया तो वो आ रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस के साथ, लेकिन अब ये नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेड है कि जो ट्रीट हो गए हैं तो वो डीकम्पनसेशन के साथ हमारे पास कम आएंगे। चलिए इंशाल्लाह इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बातें आज सीखने को मिली, ख़ासकर मेरे जैसी डीट बंदियों को जो बिल्कुल अपने आप को क्या कहूँ मैं, हिफाजत नहीं करती अपने जिस्म की, अपने हेल्थ की। तो लेते छोटा सा ब्रेक, गोली चारू का जीरी कसानी ब्रेक की बता साड़ी भी मैं गाँव बेटा। वाशत की गोली चारू का ब्रेकांची सारी अंजू की बानों की गप्पायती जिगरे बारे और ख़ास करी जो बीमारी मर्ची बांधा अगर बेचारी मनी फैमिली अभी ये बीमारी आबाज बलाए बलाए अजाब दात में सरा खासकर मनी माँ तरह जब जिगरी बीमारी 20 तो 8 साल खासकर मनी माँ तरह बीमारी लगी और मनी माँ तरह ब्लड डंच लगे, यानी कि जो ब्लड जो चढ़ाई नहीं आई है लगी और ख़ास और इशे मनी मातर एकदम ख़त्म को तो आमदन ची मामा पिता मारा अभी वैक्सीनेशन कराइन बाज़ मेहरबानी आई है, लेकिन अगर मैं बेचारी इसी बीमारियाँ में बेशक के गौर बिकने में पता रही बती बानों की करा। अच्छा जी, अगर हम जिगर की सूजन की बात करें या आपने एक और नाम लिया था फैटी लिवर, तो उसकी बात करें, वो क्या बीमारी है, कितना उसका हेल्थ पे अफेक्ट होता है, वो बीमारी होती है और कितनी क्या सिम्टम्स है उसके और उसके लिए क्या क्योर करना चाहिए? देखिए फैटी लिवर या जिगर पे जो चर्बी है ये आजकल जो है ये आप समझ लें ग्रोइंग टॉपिक है,
वेस्ट में भी बहुत कॉमन है और पाकिस्तान में भी बहुत कॉमन हो रहा है। और पहले तो ये था कि जिगर जो हमारा ख़राब हो रहा है, जिसको हम CLD कहते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज़, वो हेपेटाइटिस B और C की वजह से है। लेकिन अब ये कहा जाता है कि फैटी लिवर की वजह से भी जिगर जो है वो सिरोटिक होने जा रहा है। तो उसमें जब है BC के बाद जो तीसरा होता है वो एक वो होता है कि अल्कोहल, शराब नोशी की वजह से, या ये जो फैटी लिवर है उसकी वजह से। तो अब फैटी लिवर का जो इंसिडेंस है वो बढ़ रहा है। तो लोगों में जो है ये चीज़ें अवेयरनेस अभी होनी चाहिए इस बात की भी कि अगर आपके जिगर पे चर्बी आ रही है तो आपको उसको सीरियस लेना है। तो ठीक है, कैसे एक घरेलू इंसान को पता चलेगा, जैसे कि आपने कहा जो अल्कोहल देखिए, एडिक्टेड है, वो एक तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ तो अलग है। वो तो ये है कि अगर कोई शराब नोशी कर रहा है 7-8 साल से, तो उसको तो जिगर की बीमारी होनी है। लेकिन फैटी लिवर वो ये है कि आपको खुद से अपना वेट और हाइट के हिसाब से BMI होता है, तो वो आपने कैलकुलेट करके खुद देखना है कि मतलब आपका BMI हेल्दी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो BMI हेल्दी रेंज में है तो इट्स वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप ओवरवेट की तरफ जा रहे हैं तो आपकी जैसे जैसे ओबेसिटी या जिसको मोटापा कहते हैं, पेट पे जो चर्बी आती है, सेंट्रल ओबेसिटी जिसको कहते हैं, जिसमें तोंद निकलना, जिसको जो आम ज़बान में कहा जाता है, तो अगर आपकी वो चीज़ हो रही है तो उसको आपने प्रिवेंट करना है। क्योंकि अगर आपकी सेंट्रल ओबेसिटी है या पेट पे चर्बी आ रही है तो जाहिर सी बात है अंदर भी चर्बी होगी। तो जब अंदर चर्बी है तो वो जिगर पे भी होगी। अगर जिगर पे चर्बी आ रही है तो इट कैन लीड टू लिवर डिजीज़ इन द फ्यूचर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने क्यों होती है ये, वो इसलिए होती है कि अब पहले ज़माने में तो इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अब हमारा लाइफस्टाइल जो Change हुआ है है। वो चेंज हो रहा है। बिल्कुल। हम नेचुरल की जगह प्रोसेस चीज़ों की तरफ जा जी। रहे हैं। ठीक है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, चलना फिरना, वर्जिश, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है ना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कम हो रहा है। आप वो पिज़्ज़ा, बर्गर्स, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है आपका वेट गेन होता है। जब वेट गेन होता है तो जाहिर सी बात है चर्बी जो है वो जमा होती है, अपने जिगर पे भी चर्बी एक्यूमुलेट हो खास जाती कर है। इससे सिर्फ जिगर में नहीं, मेरे ख्याल से ब्लड में भी चर्बी हाँ, जमा कोलेस्ट्रॉल। होती है। अब फिर ये सारी चीज़ें एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे कहा जाता है वो उसकी शक्ल इख्तियार करती जाती हैं। जैसे ही आपकी चर्बी ज़्यादा होने लगेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, टाइप 2 डायबिटीज़ के रिस्क बढ़ते हैं। फिर चर्बी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, हाइपरलिपिडीमिया, ये सारी चीज़ें भी होने लगती हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए सबकी प्रिवेंशन का एक ही क्योर है कि आपने जो है अपने वेट को और अपने ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना है। ठीक है ना, वेट में आपको एक हेल्दी BMI के अंदर अपना वेट रखना है, वेट रिडक्शन करनी है। कहते हैं कि अगर फैटी लिवर है तो आपको एटलीस्ट 10% ऑफ द बॉडी वेट कम करना है, तो फिर जाके आपको जो है वो फैटी लिवर कम अच्छा, ये खास बेहतर कर हो उन जाता है। औरतों को या मर्दों को होता है जिनका वेट ज़्यादा है या दिन ब दिन जिनका वेट बढ़ता जा रहा और है। दूसरा ये होता है या अगर वेट ज़्यादा नहीं है तो पेट पे चर्बी ज़्यादा है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं थिन लीन होते हैं फिर भी उनका फैटी लिवर आ रहा होता है, लेकिन वही होता है कि पेट पे चर्बी है। ठीक है, तो ये आप कह रही हैं कि ये इन द फ्यूचर मतलब मुस्तकबिल में हो सकता है कि ये जो चर्बी है वो जिगर को ख़राब करती है। क्योंकि साइंटिफिकली अब रिसर्चेस आ रही हैं कि ये इट कैन लीड टू लिवर सिरोसिस, इट लीड्स टू लिवर सिरोसिस। तो बेहतर ये है कि जो चीज़ प्रिवेंटेबल है तो उसको हम प्रिवेंट क्यों ना करें। आप यकीन करें, मैं जिगर के बारे में जानती हूँ, मैं बीमारियों के बारे, हमें तो क्या पता है हेपेटाइटिस C और B या हेपेटाइटिस के बारे में, काला पीलिया या जर्द जो बीमारी, ये जो पीलिया की बीमारी होती है, नॉर्मल पीलिया की बीमारी जो होती गंदे है। खाने पीने से हो जाता है। इसके अलावा हमने जिगर को इतना सीरियस कभी नहीं लिया, इसलिए मैं इसकी बीमारियों के बारे में ज़्यादा इल्म भी नहीं रखती हूँ। और इसके अलावा वाकई में हमने इतना सीरियस नहीं लिया, जबकि ये हमारा बहुत मेन पार्ट है हमारी बॉडी का। जी बिल्कुल, जिसका ख्याल हमें रखना चाहिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि गोली चारू का चौथ बलूच में बात कर सकती हूँ ना, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो बलूच है, तो हम उसको भी मुखातिब करते हैं। जैसे कि वो बानू का गो कि ख़ास कर ये जो माँ चारी के ख़ास कर मैं जो लाभ दीमा का आई गई और या बाज़ चर्बी जीरी रोज़ पर रोज़ वज़न बढ़ा बह गई, तो ईशंची बैदे की मौती वज़न कम बिकनी और नॉर्मल स्मार्ट गिंदक का। अच्छा, स्मार्ट दिखना वैसे भी खूबसूरती है, वैसे मैं स्मार्ट नहीं हूँ लेकिन स्मार्ट दिखना वैसे भी खूबसूरती है, क्योंकि आपकी शक्ल निकल आती है, आपकी बॉडी निकल आती है, आपका फिगर निकल आता है।
तो वैसे भी ये खूबसूरती तो कभी कहती है और हेल्थी है, तो हेल्थी तो कभी कहती कि बेदी मोती ख्याल आई रखनी। हम क्या बात कर रहे थे बहन? हम जुगर की चर्बी की बात कर रहे थे, फैटी लिवर की। जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि प्रिवेंशन आप कैसे की जाए, हाँ जी। उसमें ये है कि हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चेंज चाहिए, करना चाहिए। ठीक है ना। आपने कम से कम 30 मिनट्स की वॉक एवरी हफ्ते के 5 दिन कम से कम 30 मिनट्स की वॉक करनी है, ठीक है। आपने प्रोसेस फूड हटाने हैं, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और साथ में ये है कि फ्राइड आइटम्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी है, ठीक है। आप अपना वेट कम करते हैं 10% ऑफ द बॉडी वेट जो आपका है, अगर आपका 70 kg है तो आप उसका 10% 7 kgs, तो 7 to 10 kgs आप कम करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी जो है वो जिगर की चर्बी कम हो जाती है। फैटी लिवर की वजह से भी लिवर के एंजाइम्स ख़राब होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है कि जिसके एंजाइम्स बढ़े हुए होते हैं तो हम MBC सबसे पहले करा रहे होते हैं, फिर ये देखते हैं कि फ़ैटी लिवर तो नहीं है। फ़ैटी लिवर की वजह से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो होती, फिर साथ में हम शुगर, थायराइड और लिपिड प्रोफाइल भी करा के देख रहे होते हैं कि कहीं शुगर तो नहीं बढ़ी हुई है या थायराइड का कोई ऐसा मसला तो नहीं चल रहा, और साथ में जो है कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो तो नहीं बढ़े हुए। अगर वो बढ़े हुए होते हैं तो फिर हमें मेडिसिन भी स्टार्ट करनी पड़ती है। फैटी लिवर की एज सच कुछ मेडिसिन अभी ड्यूरिंग स्टडी हैं, कुछ अप्रूव, कोई एज सच कोई समझ में डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और वेट लॉस की वजह से हम काफ़ी चीज़ों को बेहतरीन तरफ ला सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें वेट लॉस की, अगर आपने बात की तो आजकल मेडिसिन भी आ रहे हैं वेट लॉस हाँ, के लिए। लेकिन बेहतर ये है कि आप नेचुरल वे में, कुछ वेट लॉस अगर बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है होती है तो उसमें तो फिर बेरियाट्रिक सर्जरी, मॉर्बिड ओबेसिटी जिसको कहा जाता है, तो उसमें तो फिर बेरियाट्रिक सर्जरी का रोल होता है, एंडोस्कोपिक बलून और काफ़ी सारी चीज़ों का वो रोल है। लेकिन ये है कि उसमें लेकिन अगर मॉर्बिड ओबेसिटी नहीं है और आप ओवरवेट के BMI ओवरवेट में आ रहे हैं या ओबीस में आ रहे हैं, तो उसमें बेहतर ये है कि आप नेचुरल वे से वेट लूज़ करें, ठीक है। और नेचुरली जो वेट रिड्यूस किया जाता है वो फिर बाउंस बैक नहीं होता। बिल्कुल, और वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता है। वो ड्यूरेबल होता है। उसमें भी ये है कि आप ना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना है ना, 1-2 दिन की बात नहीं है, वो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए। असल में हमारी टाइमिंग भी बहुत अननेचुरल हो चुके हैं। हम जिस टाइम पे हमें नाश्ता करना चाहिए उस टाइम पे हम कुछ खाते नहीं हैं, जिस टाइम पे हमें खाना खाना चाहिए उस टाइम पे हम नाश्ता कर रहे होते हैं, शाम के टाइम पे हम अपना लंच कर रहे होते हैं, फिर रात को 1:30 से 2-3 बजे हम डिनर कर रहे होते हैं, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। और ख़ासकर जो बाहर के हम लोग चीज़ें खाने की एक आदत हो गया। अच्छा, बच्चों पे कितना असर होता है इसका? क्योंकि आपने कहा था कि फैटी लीवर और इसकी वजह जो है लाइफस्टाइल का है, तो बच्चों का जो लाइफस्टाइल है तो वो तो बिल्कुल अननेचुरल है आजकल के बच्चों का। नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें खुद एज अ पेरेंट जो है वो बच्चों को सिखानी है, क्योंकि अगर हम नहीं सिखाएंगे तो वो फिर यही सारी चीज़ें जो हैं वो आगे जाके फ्यूचर में। अच्छा, बच्चों के भी लिवर अफेक्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा? आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, एक्चुअली मैं एडल्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को इतना देखते नहीं हूँ, क्योंकि हमारे डोज, मेडिकेशंस, वो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं पेट्स में, तो इसलिए। तो लेकिन वैसे आपका एक्सपीरियंस अगर मैं आपको पूछूं तो बच्चों को क्या मतलब कैसी बीमारी हो सकती है पीलिया की? देखिए, बच्चों में मोस्टली जो है वो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जो गंदे खाने पीने से होता है, जैसे जो बाहर का जंक फूड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। वो उसके साथ बच्चे प्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें ही होता है कि फ़ीवर है, कभी फ़ीवर होता है, नहीं होता, नोज़िया, वॉमिटिंग्स होते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, आंखें फिर भर बाद में उल्टी मतली पहले होती है, बुखार पहले होता है, उसके बाद फिर आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं। जब आंखें पीली होने लगती हैं उसके बाद थोड़ी सी भूख बेहतर होने लगती है। और फिर ये जो वायरल हेपेटाइटिस होता है जो गंदे खाने पीने से, जिसमें वो हेपेटाइटिस A और E ज़्यादा कॉमन होता है, तो वो जो है एक सेल्फ लिमिटिंग होता है, 2 to 4 वीक्स में खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। उसके लिए कोई जो ट्रीटमेंट है जो वो होती है वो सिम्टोमेटिक ही होती है। सिम्टोमेटिक मतलब अलामती कि अगर पेशेंट को खाया पिया नहीं जा रहा तो हम उसको एडमिट कर लेते हैं, उल्टी मतली की दवाई देते हैं, ड्रिप्स देते हैं। जब जो पेशेंट खाने के काबिल हो जाता है तो हम उसको फिर नॉर्मल जो है डाइट स्टार्ट कर देते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि अगर गंदे खाने पीने से जो पीलिया जो होता है जो
जिसको वो जो हो रहा है तो उसमें सब खाना पीना सब बंद कर देते हैं, ठीक है ना। अब उसकी वजह से जो पेशेंट का जो है वो वेट लॉस होने लगता है, ठीक है। एक तो वैसे ही जो जिगर पे सोजिश हुई हुई है उसकी वजह से उसको खाने पीने का दिल नहीं कर रहा होता, उल्टी मतली हो रही थी, और जो घर वाले होते हैं फिर वो फीका उबला हुआ और खासकर खाने पे ही हाँ सब सारा परहेज वो कराते होता हैं है। जी। तो उसकी उस परहेज़ की वजह से पेशेंट का वेट लॉस होने लगता अच्छा, है। वैसे तो डॉक्टर भी इसमें जो रिकमेंड करते हैं का खास करके नहीं, खाने? एज सच मैं एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हम रिकमेंड नहीं करते। अच्छा। हम कहते हैं कि जो खाने का घर का साफ़ सुथरा नॉर्मल खाना आप खिला सकते हैं, ठीक है। उसमें वैसे ही पेशेंट को खाने भूख कम लग रही होती है, खाने का दिल नहीं करता, और आप उसको फीका उबला हुआ खिलाएंगे तो वो और नहीं खाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप रेगुलर डाइट रखें, पानी जो है, पानी सबसे इम्पोर्टेंट है कि बॉइल्ड ज़्यादा, यूज़ जी। करें, और घर का साफ़ सुथरा घर खाना का साफ खाएं। सुथरा जी खाना, बिल्कुल। जो कि आजकल वाकई में आपने सही कहा, अगर कोई वेट लॉस करने भी जाता है वो पूरा खाना पीना ही बंद कर देते हैं, हाँ, खाना क्योंकि पीना बॉडी बंद को करना एक इज़ नेचुरल कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत हाँ, होती है। खाना पीना बंद करना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। नहीं होता। आप उसको हर चीज़ को मॉडरेशन में लें, ठीक जी, है ना। जी। हाँ, हमारी बॉडी को हर चीज़ चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, फैट्स भी जी। चाहिए। अब आप एक चीज़ बंद कर देंगे तो दूसरी चीज़ उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होती। बिल्कुल, और इस बात को आगे बढ़ाएंगे, और ख़ासकर हम इसके बाद जिगर के कैंसर की भी बात करेंगे, और उसका इलाज क्या है, उससे बचने के क्या वो मतलब वो क्या वो ट्रीटेबल है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन गोली शाहरुख का जीरी कसानी ब्रेक के पदा चिवनी मसाड़ी में घूम रहा था। वर्षಕ್ಕೆ ಗುಲಿ ಚಾರುಕ ಬ್ರೇಕಿರನ್ सारी अम्मा जो सी गप्पाई थी बानू के घुमा पदा रवी जी। अगर हम जिगर के कैंसर की बात करें तो एक तो हम कैमरे के पीछे हम लोग जो है दो बहनों की तरह बात कर रहे होते, कैमरे के सामने एकदम से सीरियस हो जाते। तो अगर हम जिगर के कैंसर की बात करें तो उसके कॉजेज़ क्या हैं और सिम्टम्स क्या हैं, और आप कैसे उसको ट्रीट करती हैं? देखिए, जिगर का कैंसर जो है वो मोस्टली है बी और सी की कॉम्प्लिकेशन में हो जाता है, ठीक है। तो उसके अलावा अल्कोहल के बाद विल्सन्स डिजीज़, हीमोक्रोमेटोसिस, काफ़ी सारी जिगर की बीमारियां जो कैंसर की तरफ लेके जाती हैं। खाली अगर जिगर का कैंसर हो तो वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि अगर कैंसर के साथ पेशेंट आता है तो फिर वही सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कैंसर का साइज़ क्या है, ठीक है। बड़ा है, छोटा है, फैला हुआ तो नहीं है, उसकी वजह से जिगर ख़राब तो नहीं हो गया। अगर छोटा होता है और एक दो धब्बे हैं तो उसको ये है कि धब्बों को निकाल दिया जाता है, या ऑपरेट किया जाता हाँ है। जिसको रिसेक्शन कहा जाता है, तो हम लीजन को रिसेक्ट कर देते हैं। जिगर का फंक्शन सही है, पेशेंट सही है, तो आप उसको निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि पेशेंट का फंक्शनल स्टेटस देखना होता है और जिगर का फंक्शनल स्टेटस देखना होता है। दैट मैटर्स अ लॉट। या तो उसको आप निकाल दें या जिगर के उस पार्ट को निकाल दें, ठीक है। फिर यह होता है कि अगर पेशेंट सही है तो ट्रांसप्लांट हो सकता है, एक ऑप्शन। दूसरा ये है कि लेकिन अगर ये तीन ऑप्शंस नहीं हो सकते, इनको क्यूरेटिव ऑप्शंस कहते हैं, तो फिर हमारा ये है कि पेलिएशन की तरफ जाया जाता है। उसमें ये होता है कि जिगर के में जो धब्बा है जिसको कैंसर कह रहे हैं, उसमें या तो दवाई डाल दी जाती है, ठीक है, उसकी वजह से, ताकि वो और फैले नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो फैल चुका है अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें फिर हमारे पास मेडिसिन होती हैं, वो सिर्फ हम दे सकते हैं जो कि उसकी प्रोग्रेशन को रोकती हैं। और लेकिन अगर वो फैल चुका है अनफॉर्चुनेटली तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये होता है रिसेक्शन या सर्जरी जो है या ट्रांसप्लांट जो है वो सर्जन कर रहा होता है। दवाई डालनी है या शुआओं के ज़रिए से उसको ट्रीट करना है तो वो मोस्टली रेडियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं ये वो कर रहे होते हैं। हमारा ये है कि हम डायग्नोस करते हैं उसको, ठीक है, और फिर हम रेफ़र करते हैं उनको, ठीक है ना। हाँ, सर्जन के पास रेफ़र करना है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करना है, या ट्रांसप्लांट टीम को रेफ़र करना है, तो हम डायग्नोस करके वो हम आगे रेफ़र करते हैं। इस पर CT स्कैन जो होता है वो ख़ास तरीके से दवाई डाल के किया जाता है, जिसको ट्राइफेसिक CT स्कैन कहते हैं।
तो वो डायग्नोस करता है कि अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन, एक ब्लड टेस्ट होता है वो। उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि बैकग्राउंड लिवर में कोई हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से कोई और चीज़ तो नहीं चल रही, तो वो फिर हम टेस्ट करा के देखते हैं। और फिर जिगर के कुछ और अफ़ाद के टेस्ट होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, हम वो करा के देखते हैं। अच्छा, ताकि- पूरा मतलब टेस्ट करके, चेकअप करके आप अगर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है, यानी कि उसकी बॉडी जो है वो ट्रांसप्लांट को एक्सेप्टेबल। देखिए हमारा जो है पहले हमें क्राइटेरिया देखना होता है ना कि अगर वो ट्रांसप्लांट क्राइटेरिया में आ रहा है तो फिर हम उसको आगे रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, रेफ़र करने में हमारे पास जो इंस्टीट्यूट हैं जो उनको रेफ़र किया जाता है। ठीक है, जैसे डाओ में आजकल ट्रांसप्लांट हो रहा है तो हम उधर रेफ़र कर देते हैं, SIUT, या इंटीरियर में गम्बट में हो रहा है तो हम उधर रेफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये हमारा ट्रांसप्लांट कैंडिडेट है या नहीं है। अच्छा, ये अपनी अच्छी बात की कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट जो है अब अवेलेबल है, क्योंकि पहले लोगों को बहुत मुश्किलात थी, ख़ासकर जिगर की बीमारी की बात करें तो लोग बैठ जाते थे दिल हार के कि कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन है और ट्रांसप्लांट का। और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी इसका ऑपरेशन आ गया है, जो कि मेरे ख़्याल से बहुत, हम कम से कम अपने ही मुल्क में सेफ़ महसूस कर सकते हैं इस चीज़ से। अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें, जैसे गुर्दे की ट्रांसप्लांट में ख़ास करके कहा जाता है कि ब्लड रिलेशन, यानी कि ब्लड ग्रुप या ब्लड के जो सेल्स हैं वो मैच होने चाहिए, तो क्या जिगर में भी ये चीज़ जी है? बिल्कुल जी, और डोनर को कितना नुकसान या कितना मतलब उसको नुकसान है या नहीं है? एज सच होता नहीं है, क्योंकि अच्छा। वो बिल्कुल जो है हमारा जिगर तो बड़ा होता है, उसके 2 लोब्स होते हैं, एक जो है वो डोनर के पास होता है, एक जो है हम पेशेंट रेसिपिएंट जिसको कहा जाता है, जिसका ट्रांसप्लांट हो रहा है उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और लिवर की ख़ास खूबी ये होती है कि वो रीजनरेट भी कर जाता है थोड़ा सा उसका, तो जब वो वहाँ पे काम करना शुरू करता है तो जो डोनर का लिवर है और जो रेसिपिएंट का है जिसको ट्रांसप्लांट किया गया है, दोनों में थोड़ी सी रीजनरेशन होती है, तो थोड़ा सा ग्रो भी कर जाता है। अच्छा, तो ये है कि फिर वो काम करता है। तो मतलब वो मतलब ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं बिल्कुल। आराम से। जैसे कि हम किडनी की ट्रांसप्लांट की बात करें, थोड़ी सी सेफ्टी 1-2 साल के लिए मेरे ख्याल से ज़रूरी है, जैसे जी किडनी की। बिल्कुल, जिसमें इम्यूनोसप्रेशंस दिए जाते हैं, जी। वो थोड़ा सा टाइम होता है कि वो टफ है, उसके बाद नॉर्मल लाइफ। आप क्या एहतियाती तदाबीर कहेंगी, सजेस्ट करेंगी एक बंदे को, अगर उसको अपने आप को, ख़ासकर अपने जिगर को हेल्दी रखना हो, तो क्या एहतियाती तदाबीर है? मतलब एहतियात क्या है उसमें? देखिए एहतियात तो यही है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे जिगर को अफेक्ट करती हैं, तो अननेसेसरी आपने कुछ भी नहीं करना। कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे अगर आप पैरासीटामोल है, बहुत ही कॉमन है, उसकी वजह से भी जिगर ख़राब होता है, लिवर फेलियर की तरफ जा सकता है। तो आपने हर चीज़ जो है वो एतदाल में यूज़ करनी है। ठीक है, लिवर हेल्थ के लिए तो अल्कोहल हो गया, जैसे स्मोकिंग है, इन सारी चीज़ों को आपने क्विट करना है। ठीक है, कि हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, फिज़िकल एक्टिविटी रखनी है ताकि आपकी फैटी लिवर की तरफ ना जाए आप। हेल्दी एक्टिविटी रखनी है। ठीक है, उसके बाद ईटिंग हैबिट्स आपकी हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है, जंक फूड ठीक है खा लें, बहुत ज़्यादा नहीं, हम महीने में 1-2 बार, इससे ज़्यादा नहीं। प्रेफर करें घर का खाना, घर का साफ़ सुथरा खाना, पानी उबाल के इस्तेमाल करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में। सोने का टाइम और उठने का एक स्पेसिफिक टाइम रखें कि आपने 8 आवर्स स्लीप लेनी है तो लेनी है, रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी मतलब उठना, अपनी लाइफस्टाइल ये हम सारा नेचुरल रखें। हाँ ये अच्छा, सारी पानी उनके- की बात की आपने, हमारे बहुत से लोग जो है वो ये फ़िल्टर पानी पीते हैं, खासकर ये जो ब्रांड्स के जो वाटर आते हैं, वो बेहतर है, या हम पानी घर में एक आम, मतलब पानी जो हमारे आता है यहाँ, क्या कहूँ, जो आम पानी आता है, पानी का मसला है, तो मतलब एक फ़िल्टर पानी है, काम पानी है, वो पानी बेहतर है कि हम उबाल के पिएं? उबाल के पीना ज़्यादा बेहतर होता अच्छा। है, क्योंकि उसमें जो है ना, जो जरासीम है वो मर जाते हैं। आजकल जैसे जैसे बरसात चल रही है, अभी बीच में एक कॉलरा का सीज़न आया था, बिल्कुल कि हर दूसरा तीसरा पेशेंट जो है वो कॉलरा के साथ एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन आ रहा था और हॉस्पिटल में, तो उनको जो है हमने 18-20 लीटर्स तक हाइड्रेट किया है, तो फिर जाके जो है वो इतना उनको जो है इतनी हाइड्रेशन, क्योंकि इतना पानी लॉस हो गया था जिसकी वजह से गुर्दों पे असर हो रहा था, डिहाइड्रेशन हो रही थी।
तो कहने का मकसद ये है कि हमें अपनी हाइजीन का खुद ही ख्याल रखना होगा, बिल्कुल। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसी तरीके से होगी कि जब आप अपने पानी को उबाल के इस्तेमाल करें और बाहर के खाने बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। खासकर पाबंदी लगे बाहर हाँ। के खानों पर। हाँ, हफ्ते में या महीने में एक बार चल जाता है। वो चल जाता है, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन ये अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड, खासकर बच्चों को हम लोग जो है इस चीज़ को, बच्चों में भी अभी से ही हम यही आदत डालेंगे कि घर का खाना है और जो कुछ भी खाना है आप घर पे बना के देते हैं, इट्स वे मोर हेल्दी। हमें नहीं पता कि उसमें वो किस ऑयल में यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ें डाल रहे हैं, कौन से मसाले डाल रहे हैं, तो वी डोंट नो। अच्छा, अगर हम अब तो जिगर की काफ़ी बात हो गई है, और ये माहिर मैदा भी है, माहिर अमराज मैदा भी है। तो मैदे की बीमारी हर दूसरे तीसरे बंदे को, ख़ासकर तकरीबन पाकिस्तानी बंदों को अगर हम कहें, मैदे की बीमारियां आम और बहुत आम हो चुकी हैं, ख़ासकर कराची में, जहाँ पे मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, स्पाइसी खानों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जैसे कि आपने कहा बाहर के खानों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लेकिन जो बाहर का खाना नहीं भी खाते, उनको मैदे की तेज़ाबियत की शिकायत होती है अक्सर। तो इसकी वजूहात क्या हैं? क्या हम पानी कम पीते हैं, या हमारा खाने का जो सिस्टम है, जो खाने का तरीका है, कि अक्सर जो लोग हैं वो खाने के साथ ही पानी पीना शुरू कर देते हैं, क्या इसकी वजह से, क्या वजह है कि मैदे में हर दूसरे तीसरे बंदे को तेज़ाबियत की शिकायत है? हाँ, मसला ये है कि देखें, वही है कि पानी का पिया भी कम जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मैं अगर उनसे क्वेश्चनिंग करूँ तो वो ये कह रहे थे 2-3 ग्लास। अब पूरे दिन में इतनी गर्मी के साथ आप 2-3 ग्लास पानी पिएंगे तो कैसे चलेगा? एटलीस्ट आपको 10 से 12 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए, मतलब 3 लीटर्स एक नॉर्मल इंडिविजुअल को लेना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं ले रहे, एक तो वो आपके नॉर्मल फंक्शंस के लिए ज़रूरी है, ब्लड प्रेशर से, अभी गर्मी इतनी है, आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, स्वेटिंग है, यूरिन है, इतनी सारी चीज़ें आपके पानी पे डिपेंड करती हैं, लेकिन लोग नहीं ले रहे होते। दूसरी चीज़ ये होती है कि बाज़ार के खाने बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आजकल, जिसमें स्पाइसेस लेवल, हमें ऑयल नहीं पता किस चीज़ का ऑयल है। तो जो अगर आप ख़ुद भी कंपेयर करें कि अगर आप बाज़ार की बिरयानी खा रहे हैं या घर की बिरयानी खा रहे हैं, तो उसमें आपको एक नॉर्मल बंदे को भी फ़ील होता है कि मैं घर की बिरयानी खा रही हूँ, कुछ फ़ील नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही मैं बाज़ार की लेती हूँ तो इतना हैवी हो जाता है कि जो नॉर्मल बंदा होता है उसको भी ये फ़ील हो रहा था कि मुझे बर्निंग हो रही है, मुझे हैवीनेस हो रही है। तो हमें नहीं पता कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या यूज़ हो रहे हैं, किस क्वांटिटी में यूज़ हो रहे हैं, क्वालिटी क्या है उन इंग्रेडिएंट्स की। तो वो हमारे जो मैदा है या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी सेंसिटिविटी आप समझ लें एक तरीके से इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी होती है। फिर तीसरी चीज़ यही है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अच्छा, ये ठीक तो है, खाना खाने और सोने में एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप होना चाहिए, 2 घंटे का एटलीस्ट आप गैप रखें ताकि मैदा आपका काम करे, वो हज़म कर ले, तो फिर आप सोएं ना। वो वहीं पे ही पड़ा हुआ है, आप सो गए हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, वो एसिडिटी बनाएगा। तो वो अक्सर लोग जो है वो लंच के बाद उनको नींद आने लगती है, और ये आदतन होती वो है। होता है, वो लंच के बाद जो कहा जाता है कि वो ये ठीक है 10 मिनट्स to 30 मिनट्स आप लेट लें, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो रात के लिए बाद जो स्पेसिफिकली उनको पूरे 8 आवर्स स्लीप लेनी होती है, दोपहर में तो आप 8 आवर्स नहीं लेते, लेकिन रात में तो 6 to 8 आवर्स आपने लेनी है। तो इसलिए ये कि आप अर्ली डिनर कर लें, 6 to 8 बजे ले लें, फिर 10 बजे तक आप सोएं। अच्छा, मैदे की तेज़ाबियत जो है वो कितना अफेक्ट करती है हमारे हेल्थ को? देखिए, वो हेल्थ को इफ़ेक्ट इसलिए करती है क्योंकि जैसे आप खाना खाया है तो बार बार अगर आपको बर्निंग हो रही है या रिफ्लक्स ऊपर खाने के बाद आ रहा है, तो फिर आप काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि आपको बिल्कुल एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है, यू कैन नॉट कंसंट्रेट। तो उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ लोग ये होता है कि खाने के बाद फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं, बिल्कुल पेट भर के खाना खा रहे हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि ऊपर की तरफ आ रहा है। कुछ लोगों का ये होता है कि हमारा एक स्फिंक्टर होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो क्लोज़ हो जाता है, तो मैदे की तेज़ाबियत को ऊपर नहीं आने देता। कुछ लोगों में वो रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से तेज़ाबियत ऊपर आ रही है। तो उसमें फिर ये करते हैं कि हम एडवाइस करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कि आप फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लें, पेट पूरा भर के खाना ना खाएं, खाने के बाद पानी नहीं पिएं, खाने के बाद लेटे नहीं, और जब आप सोएं तो अपना सिरहाना थोड़ा सा ऊंचा करके सोएं, ठीक है। जो दवाइयाँ होती हैं वो भी हम देते हैं कभी कभार, जो गंदा खाने पीने की वजह से कि एच पाइलोरी जरासीम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में,
तो अगर वो होता है उसकी वजह से भी तेज़ाबियत होती है। अगर वो पॉजिटिव आता है, मोस्टली एक परसेप्शन है कि ब्लड में टेस्ट करा लेते हैं। ब्लड में टेस्ट कराने में हमारे उसकी एंटीबॉडी पॉजिटिव है। एंटीबॉडी तो कभी भी पॉजिटिव आ सकती है, कभी भी लाइफ में एक्सपोजर हुआ वो, इट्स नॉट नेसेसरी कि अभी एक्सपोजर हुआ है तो अभी आप तेज़ाबियत के साथ आ रहे हैं तो आपने एंटीबॉडी का टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आया तो उस पर ट्रीटमेंट दे दी। नहीं, वो 10 साल पहले भी हो सकती है। अब अगर 10 साल पहले वो जरासीम आया था, उसने एंटीबॉडी बना दी, तो वो तो लाइफ लॉन्ग चलेंगी ना। इट डजंट इंडिकेट कि अभी एक्टिव इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हमारे यहाँ बहुत मिसकंसेप्शन है कि वो H. pylori एंटीबॉडी ब्लड का टेस्ट करा लेते हैं एंड दे कम ट्रीटमेंट कि भाई ये तो जरासीम आ रहा है। वो तो हमारा हमारी पॉपुलेशन में इतना कॉमन है कि वो तो एंटीबॉडीज़ हर किसी की पॉजिटिव होंगी, इनफैक्ट मेरी और आपकी भी आ रही होंगी, इवन दो हमें सिम्टम्स हैं या नहीं है। तो उसमें फिर ये होता है कि आप स्टूल का टेस्ट कराएं। स्टूल का टेस्ट ज़्यादा रिलायबल है, वरना एक यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है, वो कुछ सेंटर्स में होता है, तो वो करा लें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसमें फिर अगर पॉजिटिव आता है तो फिर आप उसको ट्रीट करें, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद फिर उस टेस्ट को अगर आप रिपीट कराएंगे तो वो नेगेटिव हो जाता है, तो फिर ये दैट इंडिकेट्स कि आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने वही सीरोलॉजी करा ली है, सीरोलॉजी पे पॉजिटिव था, ट्रीट किया, फिर दोबारा कराएंगे तो वो तो पॉजिटिव ही रहनी है फॉर द लाइफ लॉन्ग। तो अच्छा, अगर हम मैदे के अल्सर की बात करें जो आजकल बहुत ज़्यादा रेयर हो चुका है, मतलब हर दूसरे हम देखें तो अल्सर तकरीबन ये जो अल्सर है क्या और ये फॉर्म में कैसे आता है और इसका क्या सिम्टम्स है इसके, और ये क्या बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है? देखिए, अल्सर जो है वो ये है तो मैदे में ज़ख़म, ठीक है, मैदे में ज़ख़म हो गया, छोटी आंत में ज़ख़म होने की भी वजूहात होती हैं। क्यों हो रहा है? एक तो सबसे पहले H. pylori की वजह से भी ज़ख़म हो सकता है। दूसरा ये है कि दर्द की दवाइयाँ, ठीक है, जिनको NSAIDs कहा जाता है, हाँ, जिसमें पोन्स्टान, अब बहुत सारे जो हैं ब्रांड्स हैं वो उसकी वजह से है। तो वो दर्द की दवाइयाँ, किसी को जोड़ों में दर्द है तो वो अब अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी हैं, दी थी 4-5 दिन के लिए, उन्होंने खाई तो वो खाए जा रहे कंटिन्यू, लाइफ टाइम हो रखती है वो दवाइयाँ। उसके अलावा खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं जो कार्डियक पेशेंट्स लेते हैं, वो भी कर सकती हैं, ठीक है, अक्सर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, हाँ, क्योंकि वो तो हाँ, लेकिन वो करनी होती हैं, लेकिन उसके साथ कुछ पेशेंट्स में नहीं करते, कुछ पेशेंट्स में कर देते हैं। तो अब जिनमें करते हैं तो उनके साथ फिर उनको मैदे की तेज़ाबियत की दवाइयाँ भी देनी चाहिए साथ में, ताकि वो अल्सर ना करें, ठीक है। अल्सर की भी वही अलामत होती हैं, पेट में दर्द होता है, जलन होती है, मैदे में जलन होती है, खाने के बाद दर्द महसूस हो रहा होता है कुछ लोगों को, कुछ को खाने से पहले, डिपेंड्स। तो उसके अलावा जो है कि अगर अल्सर हो गया है तो अल्सर ब्लीड भी कर सकता है, तो खून की उल्टी और काले पखाने हो जाते हैं, ठीक है। अल्सर हम किसी टेस्ट पे नहीं बता सकते कि अल्सर है या नहीं, अनलेस एंड अनटिल कि हम एंडोस्कोपी, जिसको कैमरे का मुआयना कहा जाता है, वो ना कर लें, जिसमें हम मैदे को खुद से देखते हैं और छोटी आंत को देखते हैं, अगर वहाँ पे कोई अल्सर होता है तो वो देख के आते हैं, ठीक है। तो वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है कि अल्सर है या नहीं। बाकी कोई ब्लड टेस्ट या कोई और खून की रिपोर्ट या अल्ट्रासाउंड से हमें अल्सर का नहीं पता नहीं चलता जब तक एंडोस्कोप ना करें। जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग डरते भी हैं एंडोस्कोप से। हाँ, डरने की कोई बात नहीं होती। अब ये है कि स्मोकिंग, ये भी अल्सर, वो मैदे में तेज़ाबियत, सोजिश, अल्सर करा सकती है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो हमारे पास आती है वो अगर हुक्का स्मोकर है तो वो भी करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं अल्सर के लिए, ठीक है। अच्छा, हमने तो बचपन से ये सुना है कि अल्सर के जो मिर्चें हम खाते हैं या वो जो पाउडर फॉर्म में होते हैं जो मिर्चें वो हम खाते हैं, वो मैदे की बीमारियों का बाइस बनती हैं। देखिए, मिर्चें अगर कोई भी चीज़ आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो तो खासकर ऑयल जो है, वो तो आपके लिए जो है वो ख़तरनाक हो गई। और हमारी औरतें माशाल्लाह ऑयल का पूरा डब्बा जो है एक हफ्ते में ख़त्म कर देती हैं। और मिर्चें तो हम लोग इतनी, मैं मेरे हस्बैंड कोयटा से, तो अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो चुकी हूँ उस चीज़ में, नहीं तो मेरी अम्मी बहुत मिर्चें खाती थी, तो अम्मी से मुझे आदत पड़ गई थी। लेकिन अब मैं थोड़ी सी तो सुधर गई हूँ, मतलब आपका पार्टनर जो होता है वो खासा आपको सुधार देता है, तो थैंक्स टू हिम। अगर हम मैदे की बात करें, अल्सर मतलब हमें अल्सर की बीमारी हो गई तो हमें डाइट कैसी रखनी चाहिए? हमें बाज़ औक़ात कहते हैं कि ठंडा दूध पीना चाहिए
ये बहुत मुफीद है अल्सर की बीमारी के लिए, या दही खानी चाहिए, क्या डाइट रखनी चाहिए अगर हमें हो गई ये बीमारी तो? देखिए अल्सर तो वो अगर हो गया है एक दफ़ा तो वो ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। वो हम दवाइयाँ देते हैं उससे वो हील हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर ये है कि आपको जिस वजह से अल्सर हुआ था उस वजह को फिर आपको नहीं देखना। जैसे अगर कोई दर्द की दवाइयाँ कोई खा रहा है बहुत जी ज़्यादा, जी, उसकी वजह से अल्सर हुआ है, तो फिर आपने नियर फ्यूचर में वो अवॉइड करनी है बिल्कुल। वो जो दवाइयाँ जो बिल्कुल जो अल्सर करती हैं उसकी जगह दूसरी दवाइयाँ, अगर पेन किलर जो सेफ़ हैं जो अल्सर नहीं कराती वो यूज़ करें, ठीक है। तो वो देखना ज़रूरी है प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या था, ठीक है, वो देखना होता है, उसको ट्रीट करना होता है। फिर ये होता है कि आप रेगुलर नॉर्मल खाना खाएं, मिर्चों का जो तनासुब है वो बहुत ज़्यादा ना रखें। बाज़ार के खाने वही जो एक है कि वो नहीं यूज़ करना, घर बाजार का। के खानों से मतलब हाँ, अपनी डाइट डाइट बेहतर बेहतर करनी है। अब जैसे अब हमारी डाइट में दूध दही ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं, तो अगर आप और जिनकी डाइट में होती हैं तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होती हैं एक सारी तो हमारा चीज़ें। मुल्क उन खुशनसीब मुल्कों में है जहाँ पे सीजनल फ्रूट्स आते जी, हैं जो कि बिल्कुल। आपके जिस्म के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी जी, और बेहतर होती हाँ, हैं। और वो हाँ। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें नेचुरल जो जी, आपके जी। लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हम ऐसे नहीं लेते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। हम वाकई में नेचुरल लाइफ से बहुत दूर होते जा रहे हैं, और ख़ासकर जो अल्लाह पाक की रहमत है हमारे पाकिस्तान पे, खुदा की रहमतें तो बहुत है खैर, हम उनसे भी फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं जो हम उठा सकते हैं। जबकि इतनी महंगी चीज़ें नहीं होती, आप एक एक फ्रूट ले सकते हैं एक दिन के लिए, तो आप खा सकते हैं, अपनी डाइट में आप ज़रूर शामिल करें। ये तो डॉक्टर, ये मैं नहीं, ये डॉक्टर कह रही है आप भी तो रिकमेंड कर रही है ना। जी बिल्कुल। अगर हम गैस्ट्रो की बात करें तो पेट में बिना मकसद गैस होना, कुछ लोगों को तो चलो खाने से तो हो जाता है, खाने पीने से, लेकिन कुछ लोगों को मतलब नॉर्मली मतलब बिना मकसद के गैस होता है। ये मैंने एक बार एक पेशेंट देखा था जो बहुत यही उसको बीमारी थी और वो बहुत बुरी हालत में था। जैसे कि हम इस बीमारी को बहुत इजी लेते हैं, बहुत आम सा लेते हैं, तो ये क्या है, ये कैसे होता है, और बेमकसद गैस का होना ये किस चीज़ की निशानी है? देखिए गैसेस भी जो क्यों बन रही हैं वो देखना ज़रूरी है, ठीक है। कभी कभार जो अंडरलाइन कुछ डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से ज़्यादा हो रही होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, शुगर है, शुगर अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड रहेगी तो जो इट्स नॉट अबाउट कि अगर आपकी शुगर खून में बढ़ी हुई है, वो खून में बढ़ी हुई तो होती है, लेकिन वो आपकी आँखों पे, आपकी नसों पे, आपके गुर्दों पे, इन सब पे असरअंदाज हो रही होती है, ठीक है। अब जब वो आपकी नसों पे असरअंदाज होती है तो जो नसें हमारे मैदे को, हमारी आंतों को सप्लाई कर रही होती हैं, उनकी मोटिलिटी, उनकी हरकत को कंट्रोल में करती हैं, वो भी सुन हो जाती हैं ना। जिस तरह शुगर के मरीज़ जो हैं वो आम तौर पे ये शिकायत कर रहे होते हैं मेरे हाथ पाँव सुन हो रहे हैं, तो उसी तरह आपका मैदा भी काम नहीं करता। आपने खाना खाया वो घंटों तक वहीं रखा हुआ है, ठीक है, तो वो कहते हैं मैं थोड़ा सा खाता हूँ भारीपन हो रहा है, मैदे में जलन तेजाबियत ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वो यही है कि आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है। मैं जितनी भी दवाइयाँ दूँ ताकि उसकी हरकत बढ़े, मैदे की है, हाथों की, तो वो उस वक्त जब नसें ही सुन हुई हुई तो वो हरकत कैसे करेंगी, करवाएंगी दवाइयाँ। तो उसमें तो ये होता है कि फिर आपको शुगर का कंट्रोल अच्छा करना है, ठीक है। अब लोग मेरे पास, पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि भाई हमारे तो खाना हज़म नहीं हो रहा, हमारा तो शुगर बढ़ी हुई है, लेकिन हमारे तो मैदे का मसला है। तो ये भाई मैदे का मसला नहीं, ये शुगर का मसला है। आपने शुगर कंट्रोल करेंगे तो आपका मैदा सही काम करेगा। अच्छा, आप कह रही जो गैसेस होते हैं मैदे में, वो बेसिकली शुगर की वजह से? नहीं, जो गैसेस हैं उसका अलग मैकेनिज़्म है। ये कॉन्स्टिपेशन, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, पानी कम पीते हैं, आंतों की मोटिलिटी नहीं हो रही, तो फिर गैसेस ही बनेंगी ना। जो आपका जो स्टूल पास होना चाहिए वो स्टूल पास नहीं होता है, ठीक है। तो उसके अलावा ब्लोटिंग जिसको हम कहते हैं कि पेट फूल रहा है, तो वो भी इसी वजह से। ब्लोटिंग डायबिटीज़ में भी बहुत कॉमन है, ठीक है। ब्लोटिंग जो है वो अगर आप खाना खा के बैठे हुए ही हैं, एक्टिविटी कम है, जब आप भी एक्टिव नहीं हैं, आपकी आंतें भी एक्टिव नहीं हैं, तो फिर उसमें भी ब्लोटिंग है। कॉन्स्टिपेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये पानी कम, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है फाइबर डाइट में कम है। फाइबर कहाँ से आता है? फाइबर आता है मोस्टली जो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन के साथ पेशेंट आते हैं, जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं
तो वही है कि पानी नहीं पिया जा पी रहे होते हैं, जो रोटी यूज़ कर रहे हैं या गैसेस जो मोस्टली होती हैं वही होती है कि जो नान होती है, जो सोडे वाली रोटी होती है, उस वो खा के ज़्यादा गैसेस हो रही होती हैं एज़ कम्पेयर अगर आप चपाती जो यूज़ करें, जो चक्की के आटे की होती है, वो इतनी आपको गैसेस नहीं करा रही जितनी आपको वो सोडे वाली कराते हैं। इनफैक्ट मुझे भी खुद भी खा के ऐसा फील हो रहा होता है कि आई एम नॉट कम्फर्टेबल आफ्टर ईटिंग ये नान। तो वो चीज़। फिर तीसरी चीज़ ये होती है फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिसमें नेचुरल फाइबर्स होते हैं। अब बहुत सारे लोग ये होते हैं जैसे अगर सेब खा रहे हैं तो छिलका उतार के खा लिया, तो सारा फाइबर तो आपने निकाल दिया है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ कि बहुत लोग जो है आप पे हंसते भी हैं जब आप सेब को छिलके के साथ खाते हैं। चीकू है, हाँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि खाना चाहिए छिलके के साथ, क्योंकि वो नेचुरल फाइबर जा रहा है आपको। जो चीज़ आप छिलके के साथ खा सकते हैं तो वो आप वाई नॉट, जैसे सेब को छिलके के साथ खाया जा सकता है, चीकू खाया जा सकता है, आड़ू खाया जा सकता है, तो वो तो नेचुरल फाइबर है, वो स्टूल का बल्क बनाता है, ठीक है। आप आर्टिफिशियल लैक्सेटिव लेने से बेहतर है कि दवाइयाँ लेने से बेहतर है जो कब्ज़ के लिए आप नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं ना, जिसमें आपका कुछ भी खीरा है, खीरे को आप स्किन के साथ खाएं, छिलके के साथ खाएं। अच्छा, ये जो छिलके होते हैं, पीस होते हैं, ये कितना फ़ायदेमंद होते हैं आपके लिए? इनमें होता क्या है? अक्सर लोग मना करते हैं। फाइबर होता है। फाइबर जो है वो स्टूल बल्क बनाता है। जो स्टूल होता है उसमें पानी को एब्जॉर्ब करता है और फिर गट की मोटिलिटी को बढ़ाता है, तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। अगर आप ये सारी चीज़ें उतार के खा लेंगे तो फिर तो आप स्टूल पानी नहीं एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा तो फिर आगे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए फिर ये स्पागोल भी क्या है, वो भी नेचुरल वो फाइबर वो तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, नेचुरल आपका ट्रीटमेंट है आपकी जी कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो उसमें फिर ये है कि स्पागोल का इस्तेमाल हम लोग कहते हैं कि वो इस्तेमाल करें, ठीक है। कुछ लोगों का ये होता है कि गैसेस और कॉन्स्टिपेशन ये होता है कि आंतों की एक चुस्ती की बीमारी, तो उसको IBS कहा जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। कुछ को कॉन्स्टिपेशन उसकी वजह से होता है। कभी कभार ये होता है कि कुछ लोगों का जो IBS होता है उसमें आपका थायराइड का मसला होता है। अगर कोई थायराइड किसी का कम काम कर रहा है वो भी कॉन्स्टिपेशन कराता है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। कुछ लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेते हैं, तो उसमें उनकी आंतें या तो बहुत ज़्यादा काम करने लगती हैं या उसमें बिल्कुल सबसे पहला वो आपका हिस्सा है जो निज़ाम हज़म जो होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि माइंड और बॉडी कनेक्शन उसकी वजह से। तो उसमें ये होता है कि कुछ लोग जो है स्ट्रेस को अगर वो हैंडल नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हैं, तो किसी को तेज़ाबियत ज़्यादा होने लगती है, किसी को उसकी वजह से डायरिया होने लगता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन गैसेस होने लगती हैं। तो हर किसी का जो है वो स्ट्रेस लेने का और उसको कोप अप करने का अगर मैं पूछूं इस्पागोल, जैसे कि आपने अभी नाम लिया, तो आम रूटीन में अपनी रूटीन में इस्पागोल का शामिल करना कितना मुफीद है? किस टाइम इसका सही इस्तेमाल हो सकता है? मोस्टली रात में ताकि आप लेके सोएं, ठीक है, और सुबह में फिर आपको स्टूल पास मतलब रात में आप इस्पागोल, तो मैं कहती हूँ कि हर जो जिनको मालूम है कि उसके फ़ायदे क्या हैं तो वो अपने आम रूटीन में वो ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। और ख़ासकर गोली चारूका चूशी नेचुरल चीज़ानी वैदिक हैं, जो कि बानू का गोभी फ्रूट्स और अच्छी चीज़ मबैदी के बुरी तक में मैदा सर्दी और बाकी अननेचुरल चीज़ाना को अवॉइड रखनी बीमार सेहतमंदी बेहतरीन रहमती खुदा पाक के जीरी कसानी ब्रेक की पता साड़ी भी मैं घूम देता हूँ। वशत के गुली चारू का ब्रेक ब्रेकांची सारी हैं जो कि वह ख़ास मैदे बीमारी निभावे बापटा गप्पाई थी और तेज़ाबियत जो कि मर्ची बांधा में सज्जी नानी प्रॉब्लम ही खास करके ऐसे प्रॉब्लम दूनी का सर अभी तो पदा भी बानू की तरह। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर आप जैसे कि आपका भी ताल्लुक़ मुर्शिद हॉस्पिटल से है तो वहाँ पे इन सब का ट्रीटमेंट कैसे होता है और किस तरह से मरीज़ को अवेयर किया जाता है, किस तरह से उसको सहूलियात दी जाती हैं, आप बता सकती हैं?
जैसे जिगर मैदे के लिहाज से अगर मैदे का मरीज़ जो है जो हमारे पास आते हैं उनको हम एंडोस्कोपी की सहूलियत फराहम की जाती हैं जिसमें मैदे का मुआयना बड़ी आंत का मुआयना शामिल है। अगर मैदे और बड़ी आंत का मुआयना किन मरीज़ों का किया जाता है, हर मरीज़ का नहीं किया जाता। जिगर का जो मरीज़ होता है जिसमें पेचीदियाँ शुरू हो जाती हैं, जैसे पेट में पानी हो गया, क़नूत की बेहोशी हो जाती है, ग़िज़ा की नाली में नसें फूल जाती हैं जिसकी वजह से खून की उल्टी या काले पखाने होते हैं, तो उसमें फिर हम एंडोस्कोपी करके देखते हैं। ग़िज़ा की नाली में नसें फूली हुई होती हैं तो उस पर हम छल्ले लगा दिए जाते हैं ताकि आगे मज़ीद खून की उल्टी ना हो सके। ठीक है, अगर कोई पेशेंट खून की उल्टियों के साथ दाखिल होता है तो पहले हम उसको दाखिल करते हैं, खून की मकदार देखते हैं, खून चढ़ाते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, फिर उसको डिस्चार्ज करते हैं। इसके साथ ही अगर कोई पेशेंट आ रहा है जिसको मैदे में तेज़ाबियत, सोजिश, जलन की तकलीफ़ हो रही है, वज़न कम हो रहा है या खाना अटक रहा है, फंस रहा है, ठीक है, तो उसमें फिर एंडोस्कोपी की जाती है ताकि देखा जाए कि या किसी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं, किसी को बहुत दायमी दस्त चल रहे हैं, 3-4 महीने से चल रहे हैं, तो उसका फिर ये हमें पूरा बड़ी आंत का मुआयना और मैदे का मुआयना करना पड़ता है। किसी को खून की कमी आ रही है, क्यों हो रहा है, कहीं से खून ज़ाया तो नहीं हो रहा, तो वो देखने के लिए भी मैदे का मुआयना और बड़ी आंत का मुआयना करना बाज़ पड़ता है। औक़ात प्राइवेट हॉस्पिटल में एंडोस्कोप जो है बाज़ लोग अफोर्ड नहीं करते, तो मुर्शिद हॉस्पिटल में क्या ख़ास कोई सहूलियात है? हाँ, वेलफेयर है वहाँ पे जिसकी वजह से हम प्राइस कम कीमत में वो मुआयना किया जाता है। जी, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे काफ़ी हॉस्पिटल ऐसे बने। मैं ख़ासकर आपके हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, मैं सालों से इंटरव्यू करती आई हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने पीछे भी मतलब अपने घर में भी, अपने मोहल्ले में भी इसकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं और ये अच्छी बात है। कौम की खिदमत करना ये कम लोग करते हैं, ख़ासकर डॉक्टर जो है मुहाफ़िज़ होते हैं, और कोरोना में इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया भाई, बहुत साथ दिया। और वॉलंटरी काम करना, कराची के, ख़ासकर कराची के डॉक्टरों की ये खासियत है कि वॉलंटरी, मैं कोयटा से बिलोंग करती हूँ, तब मैं कोयटा गई थी तो हर दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की स्ट्राइक चल रही होती है। हालांकि अगर देखें तो प्राइवेट क्लिनिक उनके चल रहे होते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उनको रोकना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी इदारे के साथ एहतजाज पे हैं तो आपको बिल्कुल हक नहीं बनता कि आप उस इदारे की सैलरी लें, लेकिन आपको सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से, लेकिन फिर भी आप प्राइवेट सेक्टर में अपनी क्लिनिक चला रहे होते हैं। लेकिन मैं हेड्स ऑफ टू कराची के डॉक्टर कि इन्होंने कोरोना में ख़ासकर वॉलंटरी बहुत से डॉक्टरों ने काम किया और आवाम की हिफाजत के लिए खड़े रहे। हालांकि हम लोगों ने बहुत शक व शुबात की इन पर, बहुत इनको एक तज़लीली अमल का भी शिकार बने, हमने इल्ज़ामात लगाए, हमारे कुछ नाअहल लोगों ने जो फेक वीडियोस हैं वो बनाना स्टार्ट किया, लोगों को बहरहाल एक अलग डायरेक्शन में ले जाना स्टार्ट किया। लोगों ने बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को तनकीदी नज़र से देखा, लेकिन उसके बावजूद ये खड़े रहे। तो बहुत अच्छी, मुझे बहुत ख़ासकर ये फील्ड, मुझे डॉक्टरों से डर लगता है खैर, लेकिन मैं आप लोगों को सलाम देती हूँ कि आप लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। हम फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। ये एक थोड़ी सी छोटी सी अप्रिसिएशन थी आप लोगों के लिए। तो अगर हम फिर आए अपने टॉपिक पे, तो ख़ासकर प्रेगनेंसी में मैदे की तेज़ाबियत बढ़ जाना और प्रेगनेंसी में मैदे का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होना, ये क्या है? इसको रोका जा सकता है? क्योंकि ख़ासकर प्रेग्नेंट औरतें जो है वो मैदे की वजह से बड़ी परेशान हो जाती हैं। देखिए, वो तो प्रेगनेंसी जो है उसमें तो ये है कि वो एक नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा होता है, यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा होता है, बच्चेदानी ऊपर आ रही होती है, मैदा जो है वो एक तरफ जा रहा होता है। तो जब वो ऊपर जाता है तो वो एक नेचुरल अमल है कि जिसमें जो है आपको मैदे में जलन तेज़ाबियत हो सकती है। अब कुछ उसमें हमें जो है, जैसे बच्चा भी है साथ में और माँ भी है, तो हमें बच्चे की सेफ्टी भी देखनी होती है। उसमें हम सारी दवाइयाँ नहीं दे सकते, कुछ सेलेक्टिव मेडिकेशंस होती हैं सिर्फ वही देनी पड़ती हैं। तो उसमें ये है कि काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, मदर की, कि हम आपको ज़्यादा दवाइयाँ, क्योंकि उनको समझाना पड़ता है कि ये जो चीज़ है ये विद टाइम सेटल हो जाएगी। ये इसकी वजह से है कि आपको यूट्रस बढ़ रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, वो मैदे को कंप्रेस कर रहा है, तो इस वजह से ये सिम्टम्स आते हैं ज़्यादा। उसके लिए जो है हम जो भी दवाइयाँ दे रहे हैं वो अलामती हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ आपको दे नहीं सकते, ठीक है।
तो वो ये चीज़ उनको थोड़ी समझानी होती है। दवाइयाँ हम देते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उनके बच्चे की सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट होती है। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स होते हैं जो हमारी गट की मोटिलिटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से गैसेस हो सकती हैं, नौजिया होता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर ये होता है कि प्रेगनेंसी में पित्ते की पथरी भी, क्योंकि वो गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी भी कम हो जाती है। तो ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं ये भी हमारा थोड़ा अब मोटिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें मद्देनज़र रखनी होती हैं। पेशेंट को काउंसल करना पड़ता है। फिर हम बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस दे नहीं सकते, जो अलाउ होती हैं बस सिर्फ वो ही दे सकते हैं। तो क्या पेशेंट को नेचुरल चीज़ों से अपनी प्रेगनेंसी को मतलब देखना चाहिए? जी बिल्कुल, नेचुरल चीज़ों से देखना चाहिए। आप अब ये है कि पानी जैसे है, पानी इंटेक अच्छा रखें, फाइबर इंटेक, डेस्पागोल आपने लेना है। उससे ना हो तो फिर हम 1 या 2 लेक्सेटिव ऐड कर देते हैं ताकि वो उनको थोड़ी ईज़ हो जाए, मसला ना हो। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है वो औरतें जो हैं वो प्रेगनेंसी में क्योंकि उनको तेज़ाबियत की शिकायत होती है तो वो सोडा टाइप की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, जो कि प्रोडक्ट भी आता है जिसमें मतलब सोडा टाइप की चीज़ें जो मैदे को थोड़ा रिलैक्स करती हैं आम तौर पे। तो क्या ये मुफीद है? इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये है कि फॉर द टाइमिंग अगर बहुत ज़्यादा है और अनअवॉइडेबल हो रहा है तो उसमें तो फिर आप ले सकते हैं कभी कभार, बट नॉट डेली। डेली इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें कि नेचुरली इन रेमेडीज़ से आपका जो है वो काम हो जाए। फिर पूरा पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ी देर पे थोड़ा थोड़ा लेते रहें। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, इस तरह लें। तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं वो थोड़ा सा आप करें, थोड़ा सा वॉक कर लिया करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी एज वेल। मोस्टली लोगों का परसेप्शन ये होता है कि प्रेगनेंसी तो कुछ काम नहीं करना, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, रेस्ट ही रेस्ट करना है। हमारे डॉक्टर साहिबान जो है वो हमें कहती है कि बेड रेस्ट आपके लिए ज़रूरी है। नहीं, कुछ प्रेगनेंसीज जो हाई रिस्क हैं, अगर उसमें कोई हाई रिस्क फैक्टर्स हैं तो वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं। वरना अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी मैदा ज़्यादा असरदार नहीं, आखिर के दिनों में तो हर किसी का मैदा असरअंदाज होता ही है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका यूट्रस बढ़ रहा है बेबी के साथ, तो आपको तो कुछ सिम्टम्स आएंगे। कुछ लोगों को इनिशियल ही स्टार्टिंग में भी फील होने लगते हैं, तो वो ये होता है कि हो सकता है वो बिफोर प्रेगनेंसी भी उनके सिम्टम्स हों, इसकी वजह से वो और प्रेगनेंसी के बाद और एग्रेवेट हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, ये देखना जो ध्यान रखनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी के अलावा और प्रेगनेंसी के साथ अगर मैदे की बात करें तो हमारे यहाँ अक्सर हम बैठे बिठाए जो है कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, कि कोई भी जैसे आपने कहा इस्बागोल, ये तो नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन इसके अलावा जो औरतें पक्की, शायद आपकी ज़बान में पक्की कहते हैं, हम लोग पक्की कहते हैं, आप लोग पक्की कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और नेचुरल चीज़ों में अगर हम कहें कि इसका इस्तेमाल, और मेडिसिन में कुछ आम मेडिसिन हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम तौर पे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर होता है, और ख़ासकर ये कितना बाअसर होती है एक आम इंसान और प्रेग्नेंट औरत पे? देखिए, ये जो हकीम वाली जो फक्की की जो बात कर रही हैं, इसमें मुझे खुद नहीं पता ऑनेस्टली कि क्या देते हैं वो, उसमें कंपोनेंट क्या है, चीज़ें क्या हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो हकीमी और होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं वो अवॉइड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें इंग्रेडिएंट्स नहीं पता होते कि इसमें कॉम्पोजिशन क्या है, कंपोनेंट क्या है, और ये चीज़ें जो हैं वो आपके जिगर को और आपके जिस्म को नुकसान कर रही होती हैं, वो फ़ायदे के बगैर नुकसान कर रही होती हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन हैं जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि उसमें कंपोनेंट क्या है, लिया क्या है, पेशेंट ने कंज्यूम क्या कर रहा है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स का भी हमें आइडिया होता है। लेकिन ये इन चीज़ों में क्या चीज़ है वो हम नहीं बता सकते, तो ये कितना अफेक्ट कर रही है, कितना डैमेज कर रही है, वो भी तो हम एज अ डॉक्टर वी डोंट इनकरेज ऑल दिस। हम इस चीज़ को डिस्करेज ही करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये फ़ायदे से ज़्यादा हो सकता है फॉर द टेम्परेरी रिलीफ आपको दे दे, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म दे आर नॉट बेनिफिशियल। अच्छा, स्टूल की कलर का चेंज होना, क्या ये भी मैदे की एक अलामत, मैदे की बीमारी की एक अलामत है उसकी कमी? नहीं, स्टूल का कलर इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट उसकी जो कंसिस्टेंसी या फॉर्म है वो भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। अच्छा।
ठीक है, अगर आपको वंस या ट्वाइस स्टूल पास हो रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील, वो सही है। पेशेंट्स आते हैं कि जो है वो 2 स्टूल हो गए, तो 2 स्टूल में उतना कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक जो है वो अगर नॉर्मल फॉर्म्ड है और एक थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, अनलेस अनटिल कि आपको कोई अलार्म सिम्टम्स ना हो रहे हो। अलार्म सिम्टम्स में ये है कि आपका वेट लॉस ना हो रहा हो, स्टूल में ब्लड ना आ रहा हो, ब्लैक कलर का बिल्कुल स्टूल जिसको मेलेना कहा जाता है वो ना हो रहा हो, आपका फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री ना रही हो, पहले आपको नॉर्मल स्टूल्स आ रहे हो फिर अचानक से आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगा हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ अलार्म साइंस होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं। खून की कमी हो रही हो, बार बार जो है आपको खून लगाने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो ये जो है वो अलार्म साइंस होते हैं जो हमें देखने ज़रूरी होते हैं। तो उसके लिए फिर हम मैदे का मुआयना, बड़ी आँत का मुआयना करते हैं ताकि हम देख सकें कोई और हम चीज़। डाइट की बात करें तो एक सर्जरी आती है, शायद मुझे सही से उसका नाम नहीं पता, जो आंतड़ियों की होती है शायद, जिसमें आप नेचुरली आपका मैदा जो है ज़्यादा खाना एक्सेप्ट नहीं करता, जो आजकल हर दूसरा तीसरा बंदा करा रहा होता है। तो क्या ये मुफीद है? आप इसका नाम जानते होंगे? ये तो बेरियाट्रिक सर्जरी जिसकी आप जी। बात कर रही हैं, ये तो ये है कि अगर जो लोग बहुत ज़्यादा ओबीस होते हैं, जिसको मॉर्बिडली ओबीस कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा वेट है, 100 प्लस है और जिसको चला भी नहीं जा रहा और वो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, तो उसमें फिर ये है कि ये सर्जरी की जाती है ताकि मैदे का साइज़ छोटा कर दिया जाए, ताकि खाना ही कम खाया जाए, उसकी वजह से वेट लॉस हो। तो ये जो है इसके रिज़ल्ट्स अच्छे, तो वो करवा, अब जिसको मॉर्बिड जो मैंने जैना कहा कि 100 प्लस जिनका वेट है, तो उसमें फिर ये थोड़ा काम करेगी। अब अगर एवरेज वेट से थोड़ा ज़्यादा वेट है 70, 80, तो उसमें ये कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि जिनका 100 प्लस है और किसी चीज़ से कम नहीं हो रहा, फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहे, तो फिर उसमें फिर ये कराते हैं। मतलब एक आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको मोहताजी हो रही है तो आप करा सकते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान लेकिन वो भी उसमें भी ये है कि जी। सर्जरी का क्राइटेरिया तो सर्जन डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, मेरी खुद की एक को आर्टिस्ट है, तो उन्होंने ये सर्जरी कराई थी, हालांकि वो इतनी मोटी नहीं थी, इतनी ज़्यादा वो हैवी नहीं थी, वो नॉर्मल सी थी, वो वैसे भी डाइट कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने सर्जरी कराई तो मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने एक बार मैंने देखा कि वो खाना कम खा रही है, मैंने सोचा कि डाइट की वजह से, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने ये सर्जरी करवाई है, तो फिर मैंने सोचा कि शायद आम इंसान भी करवा सकता है। नहीं, लेकिन बेहतर है कि आप जो है नेचुरल हेल्दी वे की तरफ जाएं। वो तो अगर मैदा छोटा हो गया तो वो तो परमानेंटली फॉर द लाइफ टाइम छोटा हो गया ना, बिल्कुल, फिर तो आप उसको बड़ा तो नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। अच्छा, आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? क्या एक ऐसी बात है जो अब तक, मतलब जो सवाल मैंने नहीं की, जिसका जवाब आपने नहीं दिया, ऐसी क्या अवेयरनेस है जो आप देना चाहेंगी हमारे देखने वाले को? सब कुछ गालिबन आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, जो कि बहुत इजी थी। जैसे कि हम 1-2 घंटे से बात कर रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है जो आप एक डॉक्टर के हवाले से, मतलब एक डॉक्टर के हवाले से आप कहना चाहेंगी कि आम इंसान को क्या हमें एहतियात करना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल कैसी करनी चाहिए, क्या आप सजेस्ट करेंगी हमारे व्यूअर्स को? एक छोटा सा मैसेज, मुख्तसरन। मैसेज तो यही है कि जो है इंसान की जो हेल्थ है वो एक ही दफ़ा मिलती है, ज़िंदगी एक ही दफ़ा है। अपनी ज़िंदगी की, अपनी सेहत की जो है वो आपको कदर करनी है। कोई दूसरा जो है, सेहत जो है वो एक नेमत है, कोई दूसरा आके जो है ना वो आपकी सेहत की देखभाल नहीं कर सकता। आपने खुद जो है वो अपनी सेहत की देखभाल करनी है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी खाने पीने पे, सोने जागने पे और काम के जो औकात हैं वो आपने जो है ना बिल्कुल टाइम टेबल के हिसाब से करें। रात में जल्दी सोएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है, दिन काम करने के लिए बनाया है। लेकिन हम लोग जो है वो बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट्स आते हैं उसके। दूसरी चीज़ ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने लिए टाइम निकालें, वो वर्जिश के लिए टाइम नहीं होता, वो आपका अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। क्योंकि कुछ सालों के बाद जब आप खड़े होंगे किसी एक जगह पे, तो फिर आप देख रहे होंगे कि यार मैंने अगर ये किया हुआ होता तो मैं जो हूँ, मैं आज जो है वो पिक्चर ही चेंज होती, कोई और चीज़ होती, ठीक है। तो वो जो है ये आपकी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट होती है, किसी और चीज़ पे नहीं है।
फिर ये होता है कि आपने जो है हेल्दी और नेचुरल चीज़ों पे जाना है, खुद भी यही करें, बच्चों को भी यही सिखाएं, क्योंकि हम लोग अब बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोसेस्ड चीज़ों पे जा रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, घर पे और फास्ट फूड लें, एंजॉय करें, बिल्कुल वो मना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, एवरीथिंग इन मॉडरेशन। बहुत सारी चीज़ें, अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे उसके भी अलग साइड इफ़ेक्ट्स होने लगेंगे, अगर लेकिन हर चीज़ मॉडरेशन में इस्तेमाल करें, लें सारी चीज़ें। अल्लाह ताला ने हम सारी चीज़ें हमें एंजॉय करने के लिए ही बनाई हैं, खाने के लिए ही बनाई हैं, लेकिन फिर मॉडरेशन। अगर कोई आपकी लाइफ में या अगर आपको अपनी हेल्थ में कोई इश्यूज़ फेस हो रहे हैं तो काइंडली डोंट इग्नोर, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे हेल्प लें, ताकि कोई भी अगर चीज़ है या कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा आसान होता है, रादर कि आप उसको इग्नोर करते रहें और उसको नज़रअंदाज करें और फिर बाद में जाएं तो फिर आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंचते हैं जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ बिल्कुल। में। और फिज़िकल एक्टिविटी की बात करें तो मैं पहले जिम जाया करती थी, एक वंस अपॉन अ टाइम मैं पहले जिम जाया करती थी, तो मैं देखती थी कि मेरा जो इम्यून सिस्टम है, मैं थकती नहीं हूँ और मैं काफ़ी लंबा सफ़र जो है चल के कर सकती हूँ, और माशाल्लाह से मेरी हड्डियाँ, मेरे मसल्स काफ़ी मजबूत हो गए थे और मेंटली मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई थी। लेकिन आजकल क्योंकि मैं आराम से बैठी हुई, आराम से उठी हुई प्रिंसेस बनी हुई हूँ अपनी ज़िंदगी की, तो उसमें ये मसला हो रहा है मेरे साथ कि उठने बैठने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे घुटनों में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ख़ासकर मेरे हेल्थ पे मुझे महसूस हो रहा है कि मैं भारी महसूस करती जा रही हूँ, इम्यून सिस्टम मेरा कम हो गया। ये सिर्फ अपना एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। हमें ख़ासकर जाना चाहिए किसी अच्छे से जिम में जो कि हमारे घर के करीब अवेलेबल है। लेकिन मैं आपसे एक और बात जाते जाते, क्योंकि मुख्तसर वक्त हमारे पास है, तो जाते जाते एक आखिरी बात पूछना चाहूँगी कि अक्सर हम जो जिम ज्वाइन करते हैं तो हमारा जो डाइट्रिशियन या ट्रेनर होता है, वो सब चीज़ें कुछ जो ट्रेनर होते हैं शायद उनको इल्म नहीं है, वो सारी चीज़ें मना कर देती हैं। मतलब आप एग नहीं खा सकते, आप फ्रूट्स ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप पता नहीं हर जो नेचुरल कोलेस्ट्रॉल है जो कि मैंने सुना है कि बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, तो नेचुरल कैलोरीज तो वो आपको लेने में मना कर देते हैं। तो क्या ये मुफीद है कि आपका डाइट्रेशन आप एक्सपीरियंस हो या नहीं, आम डाइट्रेशन के पास भी जा सकते? नहीं, एक्चुअली मसला ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप जिम या जो भी फिटनेस सेंटर जो ज्वाइन कर रहे हैं वो वेट लॉस के लिए कर रहे हैं या जो है वेट मेंटेनेंस के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारे यहाँ वेट लॉस के लिए किया जाता है। वेट लॉस के लिए तो फिर ये है कि आप ऑब्वियसली शुगर्स या कार्ब्स पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, तो इसीलिए हो सकता है वो नेचुरल फ्रूट्स वगैरह मना कर रहे हों या बाहर की कितना चीज़ें नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, नहीं, लेकिन आप ये इस तरह रखें कि वो फ्रूट्स लें जिसमें शुगर कंटेंट कम है, तो उनको ये गाइड करना चाहिए कि जो फ्रूट्स में शुगर कंटेंट कम है, जैसे मैंगो, जैसे आम आए हुए हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज या शुगर्स हैं, तो अगर आप वेट लूज़ करने का एम करें तो बेहतर है कि आप ठीक है चलें आम ना लें, आप सेब ले सकते हैं, आप आड़ू ले लें। ठीक है, ये बिल्कुल ये नहीं करें कि आप बिल्कुल सारे फ्रूट्स बंद कर दें। ठीक है, फिर ये है कि अगर फ़ैट भी अगर आपने बंद करना है तो ठीक है आप ऑयल कम कर दें, लेकिन जो नेचुरल फ़ैट्स जिसमें हमारा कोकोनट ऑयल होता है या घी हो गया या नट्स हो गए, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, तो वो आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून के करीब। तो वो ये है कि नेचुरल फ़ैट्स भी हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से या फ़ैट से ही बन रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए थोड़ा बहुत फ़ैट भी चाहिए। तो हम बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप थोड़ा मतलब 1 to 2 टेबल स्पून ले लें। बिल्कुल, तो वो ये चीज़ें ये होती हैं कि ये जो बिल्कुल बंद करना इज़ नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पे बॉडी को डिफिशिएंसीज होने लगती हैं। क्योंकि मैं जो जिस जिम जाती थी तो वहाँ पे मुझे मेरे ट्रेनर ने कहा कि फ़िट रहने के लिए खाना ज़रूरी है। खाने को यानी कि कोलेस्ट्रॉल को या अपने कैलोरीज़ को बर्न करने के लिए आपको वॉक करना, या फिर आपको ख़ासकर हमारे यहाँ रनिंग, स्केटिंग भी एक चीज़ है जो आप सीखें तो आपकी बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न होती है। बहुत सारे ऐसी तरीके हैं जिसमें कैलोरीज़ बर्न हो सकती है, लेकिन खाने पे रोक लगाना, यानी कि नेचुरल खाने पे रोक लगाना अपनी बॉडी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि हमारी बॉडी को मेरे ख़्याल से
बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हम रोक देते हैं, जी, खासकर बिल्कुल। हमारे जो ट्रेनर जो क्वालिफाइड नहीं होते। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank करके। you. खासकर मुझे आपने बहुत सारी बातें समझाई, मुझे बिल्कुल भी इन बीमारियों के बारे में पता नहीं था, आप जानती हैं मैं आपसे ही पूछ रही थी तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू गोली चारों का उम्मीद करें कि मर्ची मरागे से तुका शुमारा बाजी चीज़ मालूम बिता, बाजी चीज़ जो शुमें रूटीन है तुका शुमा गलती कन गए, रद्दी कन गए, बैठे क्या रोक टोक में बिकनी और वती हेल्थ ख्याल बिकनी, खास कर वती रूटीन है तुका वॉक कनक, वती जिसमारा इम्यून सिस्टम हमारा गेश करक, वती रूटीन है तुका वती हेल्थ ख्याल कनक आप और बात ज़रूरी है। और वती वर्ग शुमा 6 वर्ग है बैठे कि शुमारा मालूम भी कि शुमा चीज़ें वर्ग है तो फ़ायदा या नुकसान है। अमशी हमारा भी जमा हल्का बलोचार बेदेता इजाज़त वती खैर बिकनी होती मात पे खैर अल्लाह मैल भी रहता मनी नेम गंचनी अल्लाह